नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करने जा रहे हैं, सूचर्स। सूचर्स से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मिल जाता है। सूचर्स क्या है, सूचर्स का एक क्लासिफिकेशन क्या है, सूचरिंग कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में, सूचरिंग कैसे किया जाता है, रिमूवल कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सूचर्स क्या है। देखिए, अगर अपन बात करते हैं सूचर्स की कि सूचर्स क्या हैं। सूचर्स क्या हैं? सूचर्स के बारे में जनरली अपन बोलते हैं कि सूचर्स या तो कोई हो सकता है थ्रेड हो सकता है, सूचर कोई मेटल हो सकता है, और सूचर का जनरली जो यूज किया जाता है दो टिश्यूज को एक साथ करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सूचर्स आर थ्रेड और मेटल। क्या यूज किया जाए? टू यूज द टुगेदर द टिश्यूज, यानी दो टिश्यूज को एक साथ लाने के लिए अगर अपन यूज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सूचर कहलाएगा। तो आपने कहा सूचर्स आर थ्रेड और मेटल यूज टू स्टिचेज द बॉडी टिश्यू टुगेदर। तो आप इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, सूचर्स आर थ्रेड और मेटल used to stitches body tissues together। यानी बॉडी टिश्यूज को एक साथ लाने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? थ्रेड या किसी मेटल का यूज कर सकते हैं। वही क्या कहलाता है? सूचर कहलाता है। अब देखिए, ये सूचर के द्वारा आप कैसे कैसे अपन सूचरिंग कर सकते हैं। सूचरिंग के टाइप्स क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ सूचरिंग, कैसे कैसे सील सकते हैं। सूचरिंग का जनरली मतलब क्या है? कैसे कैसे सूचरिंग की जा सकती है। टाइप्स ऑफ सूचरिंग का जनरली टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ सूचरिंग देखो, जनरली क्या होता है, एक आता है इंटरमिटेंट सूचरिंग। इंटरमिटेंट देखो, सूचरिंग में क्या होता है, एक नोट लगाया जाता है, यानी गांठ लगाई जाती है। तो आपने इंटरमिटेंट, सबसे पहला अपन टाइप बताएंगे इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट सूचरिंग का क्या मतलब है कि अगर एवरी नोट्स, यानी जितनी गांठ लगाई जाती हैं, अगर वो सारी की सारी गांठ एक दूसरे से सेपरेट हो, सबको अलग अलग लगाया जाए, तो वो क्या कहलाता है? इंटरमिटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरमिटेंट या इंटरप्टेड। तो अपन कह सकते हैं एवरी नोट आर टाइड सेपरेटली। जैसे ये एक सूचर लाइन है, मान लीजिए एक सूचर लाइन है, तो आपने इसको कहा एक नोट ये लगाया, एक नोट ये लगाया, एक नोट ये, जितनी भी आपने नोट्स लगाई वो एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है। तो अपन कह सकते हैं एवरी नोट टाइज सेपरेटली। एवरी नोट टाइज सेपरेटली, यानी सभी जो गांठ होती हैं, सभी जो गांठ है वो एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है। एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है। इसको अपन क्या बोलेंगे? इंटरमिटेंट सूचरिंग। क्या बोलेंगे? इंटरमिटेंट सूचरिंग। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग क्या है। सेकंड आता है आपका कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग। कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग का क्या मतलब है? जैसे एक तो अपन सूचर लाइन के स्टार्टिंग में लगाते हैं और एक सूचर लाइन के एंडिंग में लगाते हैं। यानी एक स्टार्ट करेंगे, वहां पे एक नोट लगाएंगे, उसके बाद में सूचरिंग कर देंगे, और एक लास्ट जहाँ एंड करते हैं तो एक बिगनिंग ऑफ सूचर लाइन और एक एंडिंग ऑफ सूचर लाइन पे लगाते हैं। बाकी आपका क्या कंटिन्यूअस चलता है, वो क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग। क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग। तो अपन कह सकते हैं, जैसे ये एक सूचर लाइन है, उस पर एक नोट लगा दिया, कहाँ पर? इनिशियल में। उसके बाद में आपने सिला और लास्ट जो नोट लगा दी वो कहाँ लगा दी? लास्ट में।
तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग का, इज ए सीरीज ऑफ सूचर्स, इज ए सीरीज ऑफ सूचर्स, is a series of sutures with only two nodes, with only two nodes, with only two nodes। अब टू नोड्स में से कहां कहां होंगी, एक कहां होगी आपकी बिगनिंग पे और एक कहां होगी एंड। तो वन एट द beginning, one at the beginning and one at the end of suture line, यानी एक सूचर लाइन के स्टार्टिंग में होगी और एक सूचर लाइन के एंड में होगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग। क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग। थर्ड आता है यहाँ मैट्रस सूचरिंग। देखना थर्ड जो टाइप आता है वो अपन बोलेंगे मैट्रस सूचरिंग। मैट्रस सूचरिंग, देखो मैट्रस सूचरिंग का मतलब है, मैट्रस सूचरिंग का मतलब है जैसे आपने मैट्रेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैट्रेस। तो मैट्रेस में क्या करते हैं, एक ही होल में से निडल को 2 बार इंसर्ट करके नोट लगाया जाता है। ये डीप वुंड्स के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मैट्रस सूचरिंग। यानी एक ही होल में निडल को 2 बार इंसर्ट करके नोट लगाया जाता है और ये क्या डीप जो वुंड्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, मैट्रस सूचरिंग। क्या दिया, मैट्रस सूचरिंग। तो आपने कहा यूज फॉर डीप वुंड, यूज फॉर डीप वुंड, डीप वुंड के लिए यूज किया जाता है, नंबर 1 बात, यूज फॉर डीप वुंड। उसके बाद में आपने कहा दूसरा जो ये क्या है, निडल आर ट्वाइस इंसर्टेड, अपन इसके लिए कह सकते हैं निडल आर ट्वाइस इंसर्टेड, निडल आर ट्वाइस इंसर्टेड फ्रॉम ए होल ऑफ वुंड, फ्रॉम ए होल ऑफ वुंड। एक होल ऑफ वुंड यानी वुंड के एक होल से निडल को 2 बार इंसर्टेड किया जाता है, वो क्या कहलाता है, मैट्रस सूचरिंग। क्या कहलाता है, मैट्रस सूचरिंग। जैसे अगर नेक के किस कहाँ यूज किया जा सकता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक के इस पे यूज किया जा सकता है। तो आपने कहा कौन सा था यहाँ पे, मैट्रस। थर्ड जो इसका आता है पर्स स्ट्रिंग सूचर्स, फोर्थ पर्स स्ट्रिंग सूचर्स, पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग। देखिए पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग क्या होता है, देखो इसका नाम क्यों पड़ा है, जैसे मान लीजिए एक थैली है, ये क्या है, थैली है, इस थैली का ये क्या है, माउथ है। कोई थैली है और इस थैली का ये पूरी लटकी हुई है यहाँ पे। पहले जो पुराने जमाने में चोर क्या थे ऐसे बोदड़ी सी रखते थे और उसके नीचे ऐसे पूरा उसको क्या कसे और डाली और ले गए। तो ये मान लीजिए ये होल है, इस होल को क्या करना है, क्लोज करना है, इस होल को क्या करना है, क्लोज करना है। तो पहले क्या लेते हैं, इनर साइड से स्टार्ट करते हैं और बाद में कहा आउटर साइड, और उसके बाद में उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, इस माउथ को बंद कर देते हैं। इसके लिए जो यूज करते हैं वो क्या, पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग। ये जनरली कब यूज करते हैं, जैसे वेसेक्टोमी करते हैं, ट्यूबेक्टोमी करते हैं, अपेंडेक्टोमी करते हैं, ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो ये अपन ने कहा ये सर्जिकल सूचर्स, ये क्या है, सर्जिकल सूचर्स है। ए सर्जिकल सूचर, ए सर्जिकल सूचर passed, a surgical suture passed as a running stitches, as a running stitches, as a running stitches
इन एंड आउट, आपने कहा एज ए रनिंग स्टिचेज, इन एंड आउट, आपने कहा along the edge of, along the edge of, along the edge of, along the edge of, आपने कहा इन एंड यानी अंदर की ओर, इन एंड आउट, along the edge of a circular wound, edge of a सर्कुलर वुंड, किसी भी सर्कुलर वुंड के अंदर से आउट की तरफ अगर अपन ये करते हैं और उसको क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है तो वो आपका कहलाता है पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग। एग्जाम्पल इसके कई बार पूछ ले जाते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपने कब यूज किया जाता है? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी, इन कंडीशंस में इनके माउथ को क्लोज करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग। क्या बोलते हैं? पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग। एक और आपका होता है रिटेंशन सूचर्स। फिफ्थ आपका आता है रिटेंशन, रिटेंशन सूचर्स, रिटेंशन सूचर्स। फिफ्थ आपका आता है रिटेंशन सूचर्स। ये जो आपका रिटेंशन सूचर्स है इसका मतलब है अपन इसको बहुत डीप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डीप। तो ये अपन बोल सकते हैं। और एक और बात, और जो ये जो सूचर्स है ये लॉन्ग टाइम तक अंदर रहता है। किसमें? लॉन्ग टाइम तक अंदर रहता है। तो आपने कहा प्लेस्ड मोर डीपली, प्लेस्ड मोर डीपली, प्लेस्ड मोर डीपली देन द स्किन सूचर्स, देन द स्किन सूचर्स, यानी स्किन सूचर से इसको बहुत ज्यादा डीपली दिया जाता है, डीपली दिया जाता है। दूसरी बात है इसका जनरली जो यूज किया जाता है या सूचर के अंदर रखा जाता है 21 डेज से ज्यादा के लिए होल्ड किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं होल्ड द सूचर इन ए वुंड, होल्ड ए सूचर, होल्ड ए सूचर इन ए वुंड, इन ए वुंड more than 21 डेज, मोर देन 21 डेज, 21 डेज से ज़्यादा के लिए अगर अपन इसको यूज करते हैं, मोर देन 21 डेज के लिए यूज करते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रिटेंशन सूचर्स बोला जाता है। ये तो आपका जनरली सूचरिंग हो गया। अब सूचरिंग आपको आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए? आर्टिकल्स, ये प्रोसीजर जब अपन करते हैं, ये प्रोसीजर जब अपन करते हैं, प्रोसीजर जो सूचरिंग का प्रोसीजर किया जाता है, प्रोसीजर किया जाता है उसमें क्या क्या आर्टिकल्स आपको चाहिए समझ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर सूचर्स चाहिए आपको। क्या चाहिए? सूचर्स चाहिए। एक बात, इसके साथ में आपको साथ में क्या चाहिए? निडल चाहिए। इसके बाद में इसके साथ में और क्या चाहिए? निडल होल्डर चाहिए, निडल होल्डर चाहिए। इसके साथ में इसको आपको क्या चाहिए? नॉर्मल सेलाइन का सॉल्यूशन चाहिए। इसके अलावा इसमें और आपको क्या चाहिए? किडनी ट्रे चाहिए, किडनी ट्रे चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक एजेंट चाहिए, एनेस्थेटिक एजेंट चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? ग्लव्स चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? ग्लोव्स चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको इसके आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। सूचर है, निडल है, निडल होल्डर है, नॉर्मल सेलाइन है, किडनी ट्रे है। ठीक है, इसके अलावा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे बीटाडीन, बीटाडीन भी यूज कर सकते हैं, बीटाडीन है। तो ये तो सारा आपको क्या आर्टिकल्स की बात की, किसकी बात की? आर्टिकल्स की बात की। अब अपन सबसे पहले आर्टिकल्स में आते हैं। सूचर्स क्या हैं? ये सूचर्स क्या है? देखिए सूचर्स जनरली दो टाइप के होते हैं। सूचर्स जनरली दो टाइप के, 2 टाइप के सूचर्स पाए जाते हैं। एक होता है एब्जॉर्बेबल और एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। देखिए यहाँ पर एक होता है एब्जॉर्बेबल और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल।
नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। ये जो आपका एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, ये फिर से दो प्रकार के होते हैं, फिर से दो प्रकार के। कौन से? एक होगा नेचुरल, एक होगा नेचुरल और एक होगा सिंथेटिक। आपने कहा एब्जॉर्बेबल जो सूचर्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होगा और एक सिंथेटिक होगा। ऐसे ही नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल और दूसरा कौन सा होगा? सिंथेटिक। दूसरा कौन सा होगा? सिंथेटिक। क्लियर है? देखो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है एब्जॉर्बेबल नेचुरल का एग्जाम्पल क्या होगा, एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक का एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन एब्जॉर्बेबल नेचुरल का क्या होगा। कई बार यहाँ पर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अपन वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। पहले एग्जाम्पल्स के बारे में लिखते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा इनसे डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले नेचुरल और एब्जॉर्बेबल। देखो एब्जॉर्बेबल का मतलब होता है जो कि अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और इनको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है, तो इनको रिमूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, इनको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। तो बेसिक डिफरेंस तो एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल में ये है। अब दूसरा जो है, यहाँ दो प्रकार आपने कहा, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक, दूसरे में भी एक नेचुरल और सिंथेटिक। देखिए इनका एग्जाम्पल्स कई बार पूछ लिया जाता है। नेचुरल में आपने सुना होगा केटगट। नेचुरल में जनरली जो आपका आता है वो क्या आता है? केटगट। केटगट किससे प्राप्त किया जाता है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो सिप होती है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजा वाले पार्ट से अपन प्राप्त करते हैं। सिंथेटिक उस सिंथेटिक के लिए मैं सिर्फ एक बार एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे वाइक्रिल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है वाइक्रिल। या फिर अपन कहते हैं पीडीएस मोनोफिलामेंट। फिर आपने कहा मैक्सोन, आपने कहा डेक्सोन, पीडीएस, मोनोफिलामेंट, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सिंथेटिक के। तो आपने कहा इधर नेचुरल में केटगट आता है, इधर सिंथेटिक में वाइक्रल, पीडीएस, मैक्सोन, डेक्सोन ये आते हैं। यहाँ नॉन एब्जॉर्बेबल में भी आपने कहा नेचुरल, और नेचुरल के अंदर आपने कहा क्या क्या आते हैं? तो आपने सुना होगा सिल्क, कॉटन, रेमी, लिनन। तो आपने कहा सिल्क है, कॉटन है, रेमी है, लिनन है, ये नेचुरल में देखने को मिलते हैं। सिंथेटिक में यहाँ नॉन एब्जॉर्बेबल में आपने सबसे कॉमन सुना होगा नाइलॉन। नाइलॉन को क्या बोला जाता है? एथिलोन भी बोला जाता है, एथिलोन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल यहाँ है नाइलॉन। नाइलॉन के अलावा आपने देखा होगा प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, मेटल। तो मेटल के अंदर अलग अलग प्रकार के आते हैं, टाइटेनियम का इसमें आता है, गोल्ड का इसमें आता है, सिल्वर वायर इसमें आता है, कई प्रकार के वायर्स आपको टेंटेलम इसमें आता है। तो कई प्रकार के मेटल में भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपने कहा नाइलॉन, एथिलोन, प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के पाए जाते हैं, जबकि यहाँ सिल्क, कॉटन, रेमी, लिनन ये सारे नेचुरल लेकिन नॉन एब्जॉर्बेबल हैं यहाँ पे। तो ये तो सिर्फ एक ओवरऑल आपने क्या बनाया है एक। अब देखते हैं वन बाय वन इनके बारे में क्या है इनकी फीचर्स। कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन कितना है, क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए वन बाय वन अपन देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं केटगट की। केटगट जनरली ये क्या है? एब्जॉर्बेबल है और क्या है? नेचुरल है। तो ये एक स्टाइल स्टैंड है, किसके द्वारा लिया जाता है? कोलेजन फाइबर्स के द्वारा, जो कि कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? हेल्दी मेमल्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं,
और ये जो आपके होते हैं कैटगट, इनको एब्जॉर्बेबल सूचर्स, या मान लीजिए जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं इनको कभी भी रिमूव करने की नीड नहीं पड़ती है। तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स में भी आपने सबसे पहले क्या देखा, कैटगट। अब कैटगट की बात अगर अपन करती है तो कैटगट नेचुरल है, और ये जो कैटगट होते हैं ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ये जो सिप होती है, सिप के स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोजा वाले पार्ट से इनको प्राप्त किया जाता है। तो मेड फ्रॉम, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, मेड फ्रॉम स्टेरिलाइज्ड part of sterilized part of submucosa of small intestine of सिप, यानी सिप के स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोजा वाले पार्ट से यहाँ प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैटगट कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे सिप के स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोजा वाले पार्ट से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने कहा ये बॉडी फ्लूइड के द्वारा अपने आप ही क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं इट एब्जॉर्ब बाय body fluids by proteolytic enzymes। तो आपने कहा ये इट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी फ्लूइड्स बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जनरली इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लेन कैटगट और एक होता है क्रोमिक कैटगट। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका प्लेन कैटगट। इसका जो पार्ट है वो क्या है, प्लेन कैटगट। ये जो प्लेन कैटगट होता है ये जनरली आपने कहा इसका जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन, इसका जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन है वो कितना होता है। देखिए जो प्लेन कैटगट है उसका होता है 5 to 7 डेज, इसका जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 5 to 10 डेज। और जो जनरली अपन मानते हैं इसका जो एवरेज जो होता है वो लगभग कितना, 7 डेज के लगभग पाया जाता है। एवरेज जो है वो कितना, 7 डेज के लगभग पाया जाता है। तो आपने कहा इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन कितना होता है। ऐसे ही आपने दूसरा कहा, सेकंड इसका पार्ट आता है कैटगट का क्रोमिक कैटगट। सेकंड जो पार्ट आता है वो कहलाता है क्रोमिक कैटगट। ये जो क्रोमिक कैटगट है इसमें क्या किया जाता है, जो प्लेन कैटगट होता है उसके ऊपर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का कोटेड होता है, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कैटगट कोटेड बाई क्रोमियम कैटगट कोटेड बाई क्रोमियम ट्राईऑक्साइड क्या है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड क्या करता है, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन, यानी इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन को इंक्रीज करने के लिए तो कैटगट कोटेड बाय द क्रोमियम ट्राईऑक्साइड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए जनरली ये जो इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन होता है, एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन ये लगभग कितना होता है, 10 to 40 डेज। इसका जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन होता है कितना होता है, 10 to 40 डेज।
अब एवरेज अगर इसका मानते हैं लगभग 21 डेज मानते हैं, एवरेज जो होता है इसका वो लगभग कितना मानते हैं 21 डेज। तो आपने कहा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और ये, तो ये जनरली अपन कहाँ से यूज किए जाते हैं, क्या है ये देखिए। अब सेकंड आता है आपका सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल। क्या है? सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल। इसका जो सेकंड टाइप है वो है सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल में जनरली देखिए पॉलीग्लाइकोलिक एसिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड के या पॉलीग्लैक्टेनिक एसिड के विथ ट्राइक्लोसेन। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड फर्स्ट देखिए, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, या फिर अपन कह सकते हैं पॉलीग्लैक्टिन विद ट्राइक्लोसेन, विद ट्राइक्लोसेन। तो आपने कहा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीग्लैक्टिन विद ट्राइक्लोसेन। अब ये जो ट्राइक्लोसेन आप बता रहे हो, ट्राइक्लोसेन आप जो बता रहे हो ये क्या है? ये एक प्रकार से एंटीबैक्टीरियल कोटिंग होती है। ये जो यहाँ सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल में आप यूज कर रहे हैं ये ट्राइक्लोसेन, ये क्या होती है? एंटीबैक्टीरियल कोटिंग होती है। एंटीबैक्टीरियल कोटिंग होती है, एंटीबैक्टीरियल कोटिंग होती है। ये जो आपकी एंटीबैक्टीरियल कोटिंग है जनरली, इसका जनरली जो कॉमनली आप एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन की बात करते हैं तो लगभग इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन कितना होता है? 56 डेज। तो आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन 56 डेज। 56 डेज इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन कितना होता है? 56 डेज। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि एब्डोमेन के अंदर इसको कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होने में कितना टाइम लगेगा, तो अपन कह सकते हैं इन एब्डोमेन कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन, इसके लिए लिख सकते हैं इन एब्डोमेन कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन 90 डेज। इन 90 डेज यानी एब्डोमेन के अंदर इसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है कितने में? 90 डेज में। और इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है वाइक्रिल। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वाइक्रिल। और जनरली वाइक्रिल इसको ब्रेडेड, वाइक्रिल भी कैसा होता है? ब्रेडेड होता है। ब्रेडेड का मतलब गुथा हुआ। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल आपने देखा वाइक्रिल, अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं यहाँ पर और कौन कौन से इसके लिए यूज किए। एक आपने बोला था पीडीएस को क्या? मोनोफिलामेंट। पीडीएस और इसका भी कौन सा? मोनोफिलामेंट। पीडीएस का भी कौन सा? मोनोफिलामेंट। और पीडीएस में भी इसको क्या बना बोलेंगे? पॉलीडाइएक्सोन। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीडाइएक्सोन। तो पीडीएस, मोनोफिलामेंट और इसको क्या बना जाएगा? पॉलीडाइएक्सोन। जो ये पॉलीडाइएक्सोन है ये किसके लिए? सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज के लिए यूज किया जाता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन है, इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन है वो कितना होता है? एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन कितना होता है? 96 डेज। कितना होता है? 96 डेज। इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन कितना होगा? 96 डेज। अब देखना पीडीएस हो गया। पीडीएस के बाद में आपने कहा मोनोक्रिल। एक होता है मोनोक्रिल, पॉलीग्लीकैप्रोन का बना हुआ होता है मोनोक्रिल। और इसका किसका बना होता है? जनरली आपने कहा मोनोक्रिल, और मोनोक्रिल का मतलब पॉलीग्लीकैप्रोन का बना होता है। मोनोक्रिल। ये जो मोनोक्रिल होता है ये आपने कहा पॉलीग्लीकैप्रोन होता है। इसका लगभग एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन होता है,
एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन वो होता है 15 to 30 मिनट। कितना होता है? 15 to 30 मिनट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन इसका कितना होगा मोनोक्रिल का? 15 to 30 डेज। इसके बाद में एक आपने सुना होगा फोर्थ जो इसका एग्जाम्पल है, जनरली फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपका आता है यहाँ पर दो आते हैं, एक आता है मैक्सोन और एक आता है डेक्सोन। डेक्सोन क्या होता है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है। डेक्सोन पॉलीग्लाइकोलिक एसिड किसका होता है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ये डेक्सोन का जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन होता है लगभग 120 से लेकर के 180 डेज होता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन होता है लगभग कितना होता है? 120 से लेकर के 180 डेज कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने में जो ड्यूरेशन लगता है। एक आपने कहा मैक्सोन भी होता है। मैक्सोन ये जो डेक्सोन और मैक्सोन होते हैं, ये जो आपका मैक्सोन है पॉलीग्लाइकोनेट का बना होता है। पॉलीग्लाइकोनेट का बना हुआ होता है। तो ये आपने कहा दूसरा कौन सा है? मैक्सोन। तो मैक्सोन, डेक्सोन ये क्या है? इसके अलावा आपने कहा मोनोक्रिल को क्या बोलते हैं? पॉलीग्लीकैप्रोन का बना हुआ होता है। पीडीएस मोनोफिलामेंट पॉलीडाइएक्सोन का बना हुआ होता है। उसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन 96 डेज होता है। तो ये सारे एब्जॉर्बेबल के एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। अब अपन नेक्स्ट करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। देखिए ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल है इसके लिए अपन बात करेंगे। ये नॉन एब्जॉर्बेबल क्या है? ये किसके बने हुए होते हैं? कोई मटेरियल के बने होते हैं जो कि बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। किसी भी मटेरियल के बने होते हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या होता है? रिमूव करने की नीड पड़ती है। तो अपन कह सकते हैं सुचर मेड फ्रॉम मटेरियल, ये जिस मटेरियल के बने होते हैं, मेड फ्रॉम मटेरियल दैट इज नॉट एब्जॉर्ब बाई बॉडी, यानी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। दैट इज नॉट एब्जॉर्ब बाई द बॉडी। दूसरी बात है, इनको जो आपका नॉन एब्जॉर्बेबल है टू बी नीड रिमूव्ड, यानी इनको रिमूव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मे बी रिमूव्ड, इनको इट मे बी रिमूव्ड, इनको रिमूव किया जा सकता है। देखिए अब आगे जनरली अपन बात करते हैं इसमें। सबसे पहले आपने कहा था नेचुरल, और नेचुरल में आपने कुछ नाम लिए थे, नेचुरल की बात की थी। नेचुरल में देखिए, नेचुरल में आपने कहा था नॉन एब्जॉर्बेबल। नेचुरल में भी कौन सा? नॉन एब्जॉर्बेबल। इसमें आपने कहा था कॉटन। इस कॉटन को आपने एक और नाम देते हैं, बार्बर थ्रेड भी नाम दिया जाता है। कौन सा? बार्बर थ्रेड भी नाम दिया जाता है किसका? कॉटन का। दूसरा यहां आपने एक नाम लिया सिल्क, एक होता है सिल्क। सिल्क के अलावा सिल्क क्या है? लार्वा ऑफ कोकून। जो सिल्क होता है वो क्या है? लार्वा ऑफ कोकून। जो सिल्क होता है वो क्या है? लार्वा ऑफ कोकून। क्लियर है? तो आपने कहा लार्वा ऑफ कोकून है। इसके अलावा आपने कहा कि इनका यूज किसके लिए किया जाता है? ब्लड वेजल्स को लेगेसिन करने के लिए, बांधने के लिए अपन इनका यूज कर सकते हैं जनरली। अब आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक में आपने पहले भी एग्जाम्पल अपन बता चुके हैं। एक आता है नाइलॉन, इसको एथिलोन भी बोलते हैं, एथिलोन। एक आता है आपका प्रोपाइलिन, एक होता है पॉलीप्रोपाइलिन, एक होता है आपका
एक होता है मेटल। अब देखिए मेटल में भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। मेटल में भी जैसे टेंटेलम है, टेंटेलम है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, टेंटेनम है, प्लेटिनम है। इसके अलावा सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है। विभिन्न प्रकार के मेटल्स के पाए जा सकते हैं। तो ये तो आपने कहा नॉन एब्जॉर्बेबल के कुछ एग्जांपल्स आपने बताए। अब एक और बात, ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल्स हैं इनको रिमूव करने की जरूरत भी पड़ती है, तो रिमूवल टाइम देखते हैं इनका। रिमूवल टाइम तो आपने नेक्स्ट है रिमूवल टाइम, रिमूवल टाइम ऑफ सूचर्स, रिमूवल टाइम ऑफ सूचर्स। सूचर्स का रिमूवल टाइम क्या है, क्योंकि आपने कहा नॉन एब्जॉर्बेबल है, वो क्या होंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। अब जनरली अपन बात करते हैं स्कैल्प और फेस की, स्कैल्प और फेस की, तो अपन कह सकते हैं ऑन स्कैल्प, ऑन स्कैल्प एंड फेस। यहाँ से आपको जब रिमूव कितने में 5 to 7 डेज में रिमूव कर सकते हैं, 5 to 7 डेज में रिमूव कर सकते हैं ऑन स्कैल्प एंड फेस। उसके बाद में अपर लिम्ब और एब्डोमेन की बात करते हैं। अपर लिम्ब, अपर लिम्ब एंड एब्डोमेन की बात करते हैं, एब्डोमेन की बात करते हैं, अपर लिम्ब और एब्डोमेन। और इसमें लगभग आपने कहा कितने दिन में आप रिमूव कर सकते हैं, 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज। यानी एब्डोमेन से अपन कितने दिन में रिमूव कर सकते हैं, 7 to 10 डेज। जबकि थर्ड आपका आता है, फर्स्ट आपने ये बोला थर्ड, थर्ड यहाँ है लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब। और ये जो लोअर लिम्ब है, यानी लोअर लिम्ब से क्या ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम के लिए अपने को लिगेशन करना पड़ता है, हीलिंग में टाइम लगता है। तो यहाँ पर लगभग 10 to 14 डेज, कितना, 10 to 14 डेज। तो ये रिमूवल टाइम क्या है, ये है, इनके बारे में आपने कई बार डिस्कस किया। तो ये जनरली कुछ उसके बारे में आपने देखा, सूचर्स के बारे में, क्या इनका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन होता है, कैसे कब इनको रिमूव करना है, क्या है, इनके बारे में डिस्कस किया। तो फर्स्ट जो आर्टिकल था वो आपका सूचर था। सेकंड आर्टिकल यहाँ आता है निडल। देखिए निडल क्या है, जब भी आपको सूचरिंग करनी है इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है, किसकी, निडल की जरूरत पड़ती है। और ये निडल क्या होता है, एक पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टिचिंग के लिए या लिगेटिंग के लिए या पंक्चरिंग के लिए या कैनुलेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हैं ए पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर, ए पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट, ए पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टिचिंग, कोमा पंक्चरिंग, कोमा लिगेटिंग एंड कैनुलेटिंग। यानी ये अपन पंक्चर करने के लिए, बांधने के लिए, लिगेशन के लिए, स्टिचेज के लिए, इनके लिए अपन यूज कर सकते हैं पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट। इसी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, निडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निडल बोला जाता है। ये जो निडल है आपकी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे आपने कहा इसके जो टाइप्स होते हैं, इनके जो टाइप्स पाए जाते हैं, निडल के टाइप्स होते हैं, उनमें अपने टाइप्स में स्ट्रेट भी होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रेट भी होती हैं, कर्व्ड भी होती हैं। तो आपने कहा स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड कर्व्ड, स्ट्रेट एंड कर्व्ड, स्ट्रेट एंड कर्व्ड होती हैं। ये इसका मतलब कर्व्ड है, स्ट्रेट एंड कर्व्ड। दूसरी है कटिंग, कटिंग एंड नॉन कटिंग, कटिंग एंड नॉन कटिंग, ट्रोमेटिक एंड एट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक एंड एट्रोमेटिक। तो आपने कहा स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड होती है, कटिंग होती है, नॉन कटिंग होती है, ट्रोमेटिक होती है, और आपने कहा
एट्रोमेटिक होती है। जनरली जो स्ट्रेट होती हैं इनको आप एपिडर्मिस के ऊपर या अपने सुपरफिशियल स्किन को स्टिचेज करने के लिए यूज किया जाता है। कर्व्ड है, कर्व्ड को अपन कई बार क्या होता है डीप वुंड के लिए यूज किया जाता है, और कर्व्ड के लिए अपने को किसको निडल होल्डर की सहायता से अपन होल्ड करके उसकी सहायता से अपन यूज कर सकते हैं। कटिंग वाली है, इसका जो शेप होता है आगे से इसका ट्राइंगल शेप होता है। इस जो कटिंग वाली है इसका कैसा शेप होता है, ट्राइंगल शेप होता है। जबकि कटिंग वाले का जो कटिंग वाली है इसका आगे से कैसा होता है, ट्राइंगल शेप होता है। जबकि जो नॉन कटिंग वाली है इसका जनरली अपन ट्राइंगल शेप नहीं होता है। ट्रोमेटिक के मतलब क्या है, ट्रोमेटिक में मतलब है इसमें आई प्रेजेंट पाई जाती है, आई प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है इसमें धागा पिरोना पड़ता है, यानी सूचर्स को पोना पड़ता है, जबकि इसमें ऑलरेडी सूचर्स क्या आता है, कनेक्टेड आता है। तो ये कुछ टाइप की क्या है यहाँ पे, ऐसे प्रकार से। एक और आपने नाम देखिए, इसी का मैं सोचे इसके आपके देखो डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर इसका पॉइंट है इसको टेपर पॉइंट कर दिया, ये बॉडी है इसका आगे से टेपर कर दिया, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से करके इसको देखो, ये बॉडी ऐसी है इसको यहाँ से ऐसे बना दिया, ये बॉडी इसको पॉइंट देखिए रिवर्स कटिंग, इसको ये रिवर्स कटिंग बोल दी, इसको बॉडी यहाँ से ये ब्लंट बोल दिया। तो ये अलग अलग प्रकार के इसके आधार पे क्या है, अलग अलग पॉइंट्स के आधार पे हैं। इसी के आधार पे एक और देखना, ये देखना, ये आपने कुछ वो बताए थे, उसमें सबसे पहले आपने कहा था स्ट्रेट, क्या है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट के अलावा, स्ट्रेट के साथ साथ में देखिए यहाँ कर्व्ड होता है, और कर्व्ड में आपका हाफ कर्व्ड पाया जाता है, 3/8 कर्व्ड पाया जाता है, 1/4 हाफ, 1/4 5/8। यानी कि देखिए ये एक पूरा का पूरा एक सर्किल है, ये पूरा का पूरा एक सर्किल है। अगर इसमें केवल एक पार्ट है इतना सा है तो इसका मतलब 1/4। अगर इसके अंदर ये दो पार्ट इधर दिखाई दे रहा है तो हाफ सर्किल। अगर इसके अंदर आपका दो पार्ट, एक पार्ट पूरा यानी फोर्थ, और इसके आगे आधा तो 3/8 है, और 5/8 का मतलब दोनों तरफ थोड़े थोड़े ऊपर हैं, तो ऐसी कंडीशन में 5/8 है। तो ये कई बार डायग्राम से भी आप देख के पहचान सकते हो कि कैसी कौन सी है। कंपाउंड कर्व ऐसा होता है, कंपाउंड कर्व ऐसा होता है। तो कुछ के यहाँ पर आपने डायग्राम्स देख रहे हो कर्व्ड के, ऐसे आपके डायग्राम्स पाए जाते हैं। तो ये तो आपने देखा कि कौन कौन सी निडल्स होती हैं, क्या होता है एमेट्रोमेटिक। अब इसका जनरली जब अपन सूचरिंग करते हैं तो सूचरिंग करने के बाद में आपने कहा क्या क्या चीज़ें यूज की है, आपने कहा अभी आपने बताया था, बाकी अपन ने प्रोसीजर के लिए आपने कहा क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन जनरली NS क्लीन करते हैं, NS से वॉश किया जाता है। अगर इन्फेक्टेड होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे आपने कहा मायोट्रोली, क्या है मायोट्रोली। मायोट्रोली क्या होती है, जहां पर आर्टिकल्स रखे हुए होते हैं। मायोट्रोली क्या होती है, जहां आर्टिकल्स रखे होते हैं सर्जरी के दौरान। तो वह यानी ये प्लेस होता है जहां पे ये वेयर आर्टिकल्स आर प्लेस्ड, वेयर आर्टिकल्स आर placed during where articles are placed during सर्जरी, जहाँ सर्जरी के दौरान आर्टिकल्स रखे हुए होते हैं वो क्या कहलाती है, मायोट्रोली कहलाती है। क्या कहलाती है, मायोट्रोली कहलाती है। एक आपने सुना होगा स्क्रब नर्स। देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं। स्क्रब नर्स, स्क्रब नर्स, ये स्क्रब नर्स कहाँ, ओटी के अंदर होती है। स्क्रब नर्स कहाँ होती है, ओटी के अंदर होती है, जो किसी सर्जन को असिस्ट करवाती है, जो किसी सर्जन को असिस्ट करवाती है। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को क्या करती है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को क्या करती है, हैंडलिंग करती है, वो वाली क्या कहलाती है, स्क्रब नर्स कहलाती है। तो आप कह सकते हैं ये ऑपरेटिंग रूम नर्स होती है जो डायरेक्टली असिस्ट कराती है किसको, सर्जन को, वो क्या कहलाएगा, स्क्रब नर्स। क्या कहलाएगा, स्क्रब नर्स। तो आप कह सकते हैं हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट, handlings the instrument in OT के अंदर इंस्ट्रूमेंट को क्या करती है, हैंडल करने का काम करती है, हैंडलिंग करती है, वो क्या कहलाती है, स्क्रब नर्स कहलाती है। या मैं कह सकता हूं डायरेक्ट, क्या कराती है, डायरेक्ट असिस्ट टू सर्जन,
सर्जन को डायरेक्ट असिस्ट कराने का काम करती है, डायरेक्ट सर्जन को असिस्ट कराने का काम करती है, वो क्या कहलाती है? स्क्रब नर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? स्क्रब नर्स कहलाती है। क्लियर है? अब आगे अपन देखते हैं सर्कुलेटिंग नर्स क्या होती है। सर्कुलेटिंग नर्स, सर्कुलेटिंग नर्स क्या करती है? इक्विपमेंट्स आपकी ओटी में अवेलेबल हैं या वेल फंक्शनिंग है या नहीं है, और वाइटल मॉनिटरिंग करने के लिए, तो दूसरे आपने कहा सर्कुलेटिंग नर्स। एक और देखना है यहाँ पे, सर्कुलेटिंग नर्स, एक आपने कहा सर्कुलेटिंग नर्स। ये जो सर्कुलेटिंग नर्स है, ये अपन ने कहा ये देखती है कि आपकी ओटी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फंक्शनिंग है या नहीं है, और सारी चीज़ें आपकी स्ट्राइल थिंग्स हैं या नहीं है, सारी की सारी वेस्ट लेवल से अबोव हैं या नहीं है, या जो इंस्ट्रूमेंट फंक्शनिंग है या नहीं है, इन सब के बारे में जो ये आपको कहें वाइटल को मॉनिटर करना है तो वो है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर मॉनिटरिंग द वाइटल फंक्शंस, मॉनिटरिंग द वाइटल फंक्शंस को मॉनिटर करना, या फिर अपन कह सकते हैं क्या? इक्विपमेंट अवेलेबल इन ओटी, इक्विपमेंट अवेलेबल इन ओटी एंड फंक्शनिंग, यानी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं या नहीं है और वो फंक्शनिंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी अपन कौन सी देखती है? सर्कुलेटिंग नर्स देखती है। क्लियर है? सर्जरी के बारे में एजुकेट, तो ये भी सर्कुलेटिंग, एजुकेट अबाउट सर्जरी, सर्जरी के बारे में एजुकेट करने का काम भी कौन करती है? सर्कुलेटिंग नर्स करती है, सर्कुलेटिंग नर्स करती है। क्लियर है? ऑल स्ट्राइल, जो ऑल इंस्ट्रूमेंट, ऑल स्ट्राइल थिंग्स, या मैं कह सकता हूँ ऑल स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट अबाउट द वेस्ट लेवल हैं या ओटी में नहीं है, ये भी कौन देखती है? सर्कुलेटिंग नर्स देखती है। अब देखो रिमूवल ऑफ स्टिचेज, जो स्टिचेज आपने लगाए हैं उनको रिमूवल करते हैं, तो आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ स्टिचेज। देखो सबसे पहले आपने स्टिचिंग के रिमूवल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखना। कभी भी एक बात ध्यान रखना, जब भी सूचरिंग आप देखते हो, रिमूव करने जाते हो, सबसे फर्स्ट काम है टाइप्स ऑफ सूचरिंग। क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ सूचरिंग कौन सी यूज करती है, तो फर्स्ट चेक द टाइप ऑफ, सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट चेक द टाइप ऑफ सूचरिंग। सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा? टाइप्स ऑफ सूचरिंग को चेक किया जाता है। सबसे पहला काम है टाइप ऑफ सूचरिंग को चेक करना। उसके बाद में आपने कहा कभी भी जो बाहर विजिबल, देखो जब भी आप सूचरिंग रिमूव करते हैं तो बाहर जो विजिबल पार्ट है उसको कभी भी अपन टिश्यू के अंदर से रिमूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो विजिबल पार्ट होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के चांस होते हैं। अगर अपन ने उसको अंदर से लिया, विजिबल पार्ट को टिश्यू के अंदर से, तो इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अपन जब कट करते हैं तो कहाँ से? स्किन सरफेस के टच करके कट करते हैं, जिससे कि कोई भी जो विजिबल पार्ट है वो वापस से टिश्यू के अंदर ना जाए। तो इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं, नेवर पुल द विजिबल पार्ट, नेवर पुल द विजिबल पार्ट। आपने कहा नेवर पुल द विजिबल पार्ट, कभी भी विजिबल पार्ट को पुल नहीं करना चाहिए। नेवर पुल द विजिबल पार्ट ऑफ ए सूचर, थ्रो अंडरलाइंग टिश्यू। देखिए आपने कहा अंडरलाइंग टिश्यू के अंदर से कभी भी विजिबल पार्ट वाला, जो विजिबल वाला पार्ट है उसको पुल नहीं करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो किसके चांस हो सकते हैं? इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। जो भी आपने कहा जो सरफेस पे होते हैं, या एक और बात, पुलिंग द कंटामिनेटेड पार्ट ऑफ सूचर लाइन थ्रू द इन्फेक्शन को कर सकता है। एक और बात ध्यान रखना, जब भी आप सूचर्स निकालते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए। किसके साथ? नॉर्मल
सेलाइन के साथ, तो अपन कह सकते हैं बिफोर टेकिंग आउट द सूचर्स, बिफोर टेकिंग आउट द सूचर्स, सूचर्स को टेकिंग आउट करने से पहले, बिफोर टेकिंग आउट द सूचर्स, सूचर्स को टेकिंग आउट करने से पहले क्या करना चाहिए, क्लीन द सूचर्स, क्लींस द सूचर्स, क्लींस द सूचर्स विद नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन के साथ उनको क्या करना चाहिए, नॉर्मल सेलाइन के साथ उनको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं बिफोर टेकिंग आउट द सूचर्स क्लींस द सूचर विद नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन के साथ हमेशा क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक और ध्यान रखिए, जो भी आपकी क्लिप होती है, जो भी आपकी क्लिप सूचर मटेरियल है या डीप सूचरल मटेरियल एज क्लोज टू एज स्किन एज वन साइड एंड, सबसे इंपॉर्टेंट और बात क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन आफ्टर रिमूव द सूचर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, व्हाट इज important nursing action, what is important nursing action after remove the sutures, after remove the sutures, सूचर्स को रिमूव करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आंसर हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सूचरिंग रिमूव करने जाते हैं उससे पहले अपन टाइप्स काउंट करते हैं, टाइप्स काउंट करते हैं किस प्रकार की सूचरिंग हो सकती है, क्या है, और पहले नंबर्स काउंट करते हैं कि कितने आपके सूचर्स लगे हुए हैं। ऐसा ही आपको बाद में करना है, जैसे ही आपने सूचर रिमूव किया, सूचर रिमूव करने के बाद में भी आपको उनको काउंट करना है, जिससे आपको ये पता चले कि कहीं सूचर कोई अंदर रह तो नहीं गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन कह सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ सूचर, count the number of suture, count the number of suture। अपन क्या कहेंगे, सूचर के नंबर्स आप काउंट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर, तभी आपको पता चलेगा कि जितना सूचरिंग था, जितना सूचर्स थे उतना पूरा रिमूव किया है या नहीं किया। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, और जिसमें आपने कहा सूचर्स क्या होते हैं, सूचरिंग कैसे की जाती है, नीडल्स कितने प्रकार की होती हैं, नीडल्स कैसे कैसी होती हैं, रिमूवल कैसे किया जाता है जनरली, एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल का मतलब जिनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब है जिनको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, ऐसा कई बार। तो ये आप देख रहे ना, उसमें भी आपका नेचुरल सिंथेटिक, इधर नेचुरल सिंथेटिक। तो नेचुरल में उधर आपका केटगट आता है, केटगट के बारे में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपके सूचर्स के बारे में था। ओके, थैंक यू।